सरकारी नौकरी की तैयारी यूपी और बिहार जैसी जगहों पे इतना ज़्यादा उसका हाइप क्रिएट है। लगभग 1 करोड़ लड़के अगर हम माने कि हर साल वो लोग तैयारी कर रहे हैं और जो वैकेंसीज आ रही हैं वो 1 लाख 2 लाख या मैक्सिमम 3 लाख ले लो। उन 3 लाख लड़कों की बात हर कोई करता है, हर कोचिंग वाले, हर मीडिया वाले, लेकिन उन 97 लाख लड़कों की बात कोई नहीं करता, मुझे छोड़ के। तो अब स्टैंड अप का दौर शुरू हो चुका था। अब बारी थी पैसा कमाने की, क्योंकि अभी भी सबको लग रहा था कि यार ये कर क्या रहा है। ब्रांड कोलैबोरेशन का क्या सीन है कि वो तभी आएगा जब आपका जॉनर रहेगा। जैसे मेरे पास ब्रांड कोलैबोरेशन बहुत सारा आया जो बेटिंग साइट्स का होता था या इस तरह का होता था जिसपे जुआ और ये सारी चीज़ें होती थी। अच्छा, मेरा मानना ये था मैं कभी ऐसा काम कोई नहीं करूँगा जिससे मेरी जो एथिकल वैल्यू है वो डाउन हो जाए। मैं जब पहला प्रमोशन किया था, एक साइट थी उसी का किया था, तो उसमें मुझे 1,500 मिला था वो पहली बार में। मुझे लगा अरे यार 30 सेकंड का मैंने क्या किया ऐसा कि मुझे 1,500 मिल गया। जब पैसा आने लगा और यूट्यूब भी काफ़ी ग्रो करने लगा तो मेरे पास पैसा ठीक ठाक मंथली आने लगा। इतना ठीक ठाक आने लगा कि मुझे सरकारी नौकरी की तैयारी करने की ज़रूरत नहीं लगी। क्योंकि मैं मुझसे अब कोई पूछता है कि सरकारी नौकरी की तैयारी क्यों नहीं करते? एक तो सेलेक्ट नहीं हुआ, वो दर्द है देखो। वो रिग्रेट हमेशा रहता है जब भी कोई लड़का सेलेक्ट नहीं होता, उसके अंदर ये दर्द रहता है। वो भले कितना वहाँ से और कितना भी कुछ करे। जैसे मेरी जो कॉमेडी होती है वो मेरी त्रासदी है। वो जो तुम हँसते हो वो मैं रोने वाले मेरी चीज़ें हैं, वो जिस पे तुम हँसते हो। मैं वही चीज़ पोर्ट्रे भी करता हूँ, क्योंकि मुझे हमेशा ये लगता था कि मैं जो चीज़ बोलूँ वो सामने वालों को ये लगे कि अगर मैं भी यहाँ खड़ा होता तो मैं भी यही चीज़ बोलता। तो पैसा जब आने लगा तो सरकारी नौकरी, अब मुझसे कोई पूछता सरकारी नौकरी क्यों नहीं की, तो एक सिंपल जवाब होता है कि कोई भी सरकारी नौकरी 1 नंबर के पैसे मुझे इतना पैसा दे ही नहीं पाएगी जितना मैं अभी कमा रहा हूँ। जब मैं पलट के देखता हूँ 2021 वाला वो एसएससी सीजीएल का रिजल्ट, उसमें अगर मेरा सिलेक्शन होता तो मुझे यूडीसी मिलता और वो किसी मिनिस्ट्री में होता और मुझे शायद कोई भी ना जानता। मेरे मोहल्ले में भी खाली वही जानते कि अरे उनका मास्टर साहब का लड़का सरकारी नौकरी कर रहा है। बाकी वो ठीक है, कुछ टाइम बाद सब भूल जाते हैं। पहले ना मैं हर चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा रिजिड था। मुझे लगता था बाइनरी है चीज़ें। मुझे लगता था 0 या 1 है, ये काला है या सफ़ेद है। मुझे इस चीज़ से मतलब ही नहीं था कि ग्रे क्या होता है। ग्रे वाली चीज़ थी ही नहीं मेरे अंदर। लेकिन जब मैं विकास सर से पढ़ा तो मेरी लाइफ़ में वो ग्रे आया। मुझे ये चीज़ लगने लगी कि जिस चीज़ को आप जिस पर्सपेक्टिव से बोल रहे हैं, सामने वाला बिल्कुल उसके अपोजिट पर्सपेक्टिव से आपके सामने बोल सकता है। तो एक बैलेंस्ड अप्रोच जो मेरे कंटेंट में भी दिखी या जो मेरे खुद के स्वभाव में भी दिखी, वो सिर्फ़ विकास सर की वजह से है। तो सेलेक्ट अगर नहीं भी हो रहे हो कोई भी, यार लॉन्ग टर्म में जब देखोगे ना, एक लॉन्ग स्पेक्ट्रम में देखोगे 10 साल 12 साल बाद वो चीज़ें, तब तुम्हें एहसास होगा कि ना जो हुआ था वो बहुत बढ़िया हुआ था। क्योंकि मुझे वो एहसास अब होता है। आज 2024 चल रहा है, 2021 से अब तक का सफ़र जब मैं देखता हूँ तो लगता है मैं कहाँ से कहाँ आ गया हूँ। तो ये चीज़ मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। लास्ट में मैं इसी बात पे कंक्लूड करूँगा कि जितने भी लड़के सरकारी नौकरी लेते हैं और जितने लड़के सरकारी नौकरी नहीं ले पाते, उन दोनों के सपने बराबर थे। बस फ़र्क सिर्फ़ इतना पड़ता है ना कि एक के सपने मर गए, एक के सपने ज़िंदा हैं। तो यही है यार, अपना सपना तुम खुद जानते हो और कैसे उसको अचीव करना ये भी जानते हो। नहीं अचीव होगा तो कुछ बड़ा सपना अचीव करोगे। ये तो बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल बात हो गई लेकिन है, ये सच्चाई है क्योंकि मैंने वो चीज़ फ़ील की है। और मैं ये भी चीज़ कहना चाहूँगा कि बहुत सारे अब यूट्यूबर बहुत सारे नए-नए आने लगे हैं एडटेक में और हर फ़ील्ड में आने, फूड ब्लॉगिंग होने लगी, सारी चीज़ें 100 के होता है, खूब पैसा इन्वेस्ट करके स्टूडियो बना लेते हैं। यार मेरा जो सोचना है ना कि आज के टाइम पे किसी को आपके फैंसी स्टाइल से या किसी को आपके बहुत तगड़े बैकग्राउंड से, इन सब से नहीं फ़र्क पड़ता। जो आपकी मेन ऑडियंस है वो आपके कंटेंट को लेकर है, तो आप उस पे इन्वेस्ट करिए। उस पे पैसा नहीं इन्वेस्ट करना होता, उस पे दिमाग इन्वेस्ट करना है, वो करिए। मैं अपने छत पे ही वीडियो बनाता हूँ, मुझसे कई सारे लोग, मेरे घर वाले यहाँ तक कहते हैं कि अरे यार तुम देखेंगे कहेंगे देखो आईफ़ोन लेकर चलता है और छत प्लास्टर नहीं हुई है इसकी। तो मैं उनसे कहता हूँ, मैं कहा ये मेरी रियलिटी है, जहाँ से मैं शुरू किया हूँ यही मेरी सच्चाई है। मैं उस चीज़ को बदलना भी नहीं चाहता। मतलब मैं तो ये कोशिश करूँगा कि मैं अगर स्टूडियो कभी सेटअप भी करूँगा ना तो वही ईंट लगवा के करूँगा। उसी तरह का रहेगा, वो प्लास्टर नहीं रहेगा। क्योंकि वही मेरी सच्चाई है। तो हमेशा जितना भी कंटेंट डालो यार, वो सच्चाई वाला ही रहे कि तुम जो चीज़ बोलो उसमें ना कोई वो फ़िल्टर ना लगा रहे। वो जो जैसे हो वैसे ही दिखाओ और वही लोग आजकल पसंद कर रहे हैं। किसी को कोई बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं चाहिए कि लोलो चोचो हो रहा है और उसमें देख रहे हैं, ये सब चीज़ें किसी को नहीं चाहिए। तुम अगर कंटेंट बढ़िया बनाओगे, तुमको लोग देखेंगे, 100% बात है। सरकारी नौकरी की तैयारी यूपी और बिहार जैसी जगहों पे इतना ज़्यादा उसका हाइप क्रिएट है
और इतने सारे लड़के हर साल तैयारी करते हैं। अगर हम मोटा-मोटा एक डेटा लें तो लगभग 1 करोड़ लड़के अगर हम मानें कि हर साल वो लोग तैयारी कर रहे हैं और जो वैकेंसीज़ आ रही हैं, वो 1 लाख, 2 लाख या मैक्सिमम 3 लाख ले लो। तो बचे 97 लाख लड़के जो सेलेक्ट नहीं हो पाते हर साल। उन 3 लाख लड़कों की बात हर कोई करता है, हर कोचिंग वाले, हर मीडिया वाले कि अरे बताओ कैसे पढ़े थे, क्या कर लिए थे, कौन-सी किताब। लेकिन उन 97 लाख लड़कों की बात कोई नहीं करता, मुझे छोड़ के। मैं करता हूँ क्योंकि मैं खुद उन्हीं में से हूँ। तो आप सब शायद मुझे जानते हो क्योंकि मैंने ज़्यादातर कंटेंट इसी सरकारी नौकरी, इसी यूपीएससी, एसएससी, अपना जो हिंदी बेल्ट है यूपी, बिहार, इसी से रिलेटेड बनाया भी। और इस पे मैंने इतना कंटेंट दिया है कि आप लोग शायद मुझे अब नाम बताऊँ तो थोड़ा बहुत जान जाएँ। असाब अहमद अंसारी मेरा नाम है। मैं यूपी का रहने वाला हूँ, पूर्वांचल क्षेत्र से। पूर्वांचल एक तरह से ट्रांज़िशन फ़ेज़ है यूपी और बिहार का। तो मुझे आप बहुत सारे लोग बिहारी कहते भी हैं कि यार तुम बिहार के हो लग रहा है। तो मैं उनको बताता भी हूँ कि यार पैदा उत्तर प्रदेश में हुआ हूँ, लेकिन भाषा और ये सारी चीज़ें मेरी बिहार से काफ़ी रिलेट करती हैं। तो मेरी जर्नी जो थी या इस फ़ील्ड में आने का क्या कैसे था, एक तो हम जिस जगह पैदा हुए हैं वहाँ पर यूट्यूब से पैसा कमाना या यूट्यूबर बनना कभी मतलब मैं तो नहीं सोच सकता था, आप लोग भले ही सोच लें। मेरे साथ क्या था यार, मैं बचपन से पढ़ने-वढ़ने में बहुत बेकार था। तो वो तो दिख भी रहा होगा कि यूट्यूबर बन गया तभी तो। तो हुआ क्या कि पढ़ाई में इतने खराब थे कि जब पेपर-वेपर आता था तो हमारी अम्मी को बुखार चढ़ जाता था कि कैसे पास होगा ये। तो 9th 10th किसी तरह इसे घिसते-पिटते हाफ ईयरली एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते, तो एनुअल में पास हो जाते, इस तरह का मतलब था, बैकग्राउंड था। तो वहाँ पर हमारे साथ हुआ क्या कि 10th में हम थे, हमारे चेचक निकल आई। उस टाइम चिकन पॉक्स बहुत बोर्ड के एग्ज़ाम में चलता था क्योंकि वही आम वाला टाइम होता था। चिकन पॉक्स जब निकला तो पेपर बीच में ही छोड़ना पड़ा क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया था और पेपर देने की हालत नहीं थी। अगली साल दोबारा हम 10th में जब बैठे आए स्कूल में, तो उस साल थोड़ा पढ़ने में पता नहीं कैसे ठीक-ठाक हो गए। चेचक ने पता नहीं कौन-सी चीज़ ऐसी क्लिक कर दी बॉडी में कि उस साल मैंने डिस्ट्रिक्ट में अपने टॉप किया था और मेरा 88.67 परसेंटेज था। मैंने अपने इंस्टाग्राम पे वो पोस्ट बहुत ख़्याल से लगाई हुई क्योंकि मेरा अखबार में नाम निकला था। अच्छा, उस टाइम 2010 में यूपी बोर्ड में इतना नंबर लाना वो एक तरह से मतलब एक अचीवमेंट की तरह देखा जाता था क्योंकि यूपी बोर्ड में कहा जाता था जो फर्स्ट डिवीज़न पास हो जाता है बहुत बड़ी बात होती है। तो मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा बड़ी बात थी कि कोई 56% से डायरेक्ट 88% पे पहुँच जाए। तो भाई साहब जब 10th में परसेंटेज अपना आ गया, तो अब एक ज़िम्मेदारी हो गई। हर कोई उम्मीद लगाने लगा कि अब लड़का तो पढ़ने वाला है, बहुत बढ़िया लड़का है। और घर का बैकग्राउंड ये था कि हम लोग की तरफ होता है, मैं टांडा जहाँ जिस जगह से हूँ वहाँ पर कपड़े का काम होता है। कपड़े की मैन्युफैक्चरिंग होती है, पावर लूम्स होते हैं, उसी पे काम होता है, तो हमारे घर भी वही काम होता था। तो उस काम में 2 तरह के लोग हैं वहाँ पर, एक जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, एक जिनके पास मतलब सर्वाइवल वाला पैसा है कि भाई ठीक है, रोज़ी-रोटी चल रही है, तो हम लोग उसी में से आते थे। तो अपना ये था यार कि 12th करेंगे, फिर कहीं बीए, बीएससी कर लिया जाएगा और बीटीसी चलता था उस टाइम पे, बीएड का क्रेज़ काफ़ी था। सरकारी मास्टर अगर बन जाएँगे, तो इससे ज़्यादा और कुछ सोच भी नहीं सकते थे। यूपीएससी तो कभी नहीं सोच सकते थे क्योंकि मेरे पूरे ख़ानदान में या मेरे जानने में कोई एक सिपाही भी नहीं था, तो आईएएस, आईपीएस तो बहुत दूर की बात थी। 11th में था तो पापा की जॉब लग गई, गवर्नमेंट टीचर वो खुद हो गए। वो एक तरह से ट्रांज़िशन फ़ेज़ था मेरा, एक 10th वाला और एक जब पापा की जॉब लगी। सरकारी नौकरी लगी थी तो घर वालों के पास थोड़ा बहुत पैसा मतलब इतना पैसा आ गया कि बाहर भेज दें पढ़ने के लिए क्योंकि उससे पहले बाहर पढ़ने जाने का कोई भी मतलब कोई भी डिस्कशन था ही नहीं फैमिली में कि तुम जाओगे। सबका यही था कि यहीं टांडा में बैठ के पढ़ो, यहीं अपना ट्यूशन-व्यूशन पढ़ाने लगना और अपना बढ़िया तुम मास्टर-वास्टर बन जाना, प्राइवेट में बन जाना मास्टर। तो 12th भी पास किया, 12th में भी बढ़िया एकदम शानदार नंबर आए। उसमें मैं टॉपर नहीं था डिस्ट्रिक्ट का, लेकिन मतलब 81% के आसपास शायद था, अब तो भूल भी गया इतना पहले किए थे। तो मैं चला गया कोटा। कोटा में मैंने कोचिंग की एलएन में। वहाँ पर मैंने बहुत अच्छे मतलब वो ठीक-ठाक मैंने पढ़ा था और वहाँ से पढ़ने के बाद मेरा एमयू में, जामिया बीटेक में और एचबीटीआई मुझे मिल रहा था यूपीटीयू के थ्रू और एआईट्रिपल ई के थ्रू मुझे एनआईटीज़ मिल रहा था। उस टाइम जेईई मेंस पहली बार शुरू हुआ था। तो मैंने एएमयू में एडमिशन लिया। एएमयू में एडमिशन लेने का 2 रीज़न था। एक तो एएमयू बहुत सस्ता था। दूसरी चीज़ एएमयू में सुकून बहुत था। ऐसा हम लोग के आस-पास के जो लोग पढ़ते थे, वो लोग बताते थे। तो मेरे में इमेजिनेशन एक थी कि वहाँ जाओगे, पढ़ोगे, बहुत शानदार यूनिवर्सिटी है और एएमयू से अब तो मुझे बहुत ख़ास लगाव हो गया है क्योंकि मैं वहाँ से अब जब पढ़ के आप कहीं से भी निकलते हैं, तो वो कुछ अलग ही एहसास होता है। वहाँ पर जाने के बाद मुझे
यूपीएससी वाली जो चीज़ थी उसका 2 रीज़न था। एक तो कोई ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर नहीं थी जब मैं बाहर निकला पढ़ने के लिए कि यार तुम्हें घर बनवाना है, बहन की शादी करनी है, ऐसा कोई फैमिली बैकग्राउंड था नहीं कि ये करना ही करना है, तुम्हें 4 साल में नौकरी करनी है, बीटेक करके तुम जॉब करो, ये कोई ज़िम्मेदारी नहीं थी। सबने कहा कि तुम्हें जो चीज़ सही लगे, वो करो। तो सही के नाम पे यूपीएससी लग गई उस टाइम। तो जब यूपीएससी की तैयारी का क्या था, बीटेक मैंने ये सोचा था कि बीटेक के बीच में ही तैयारी शुरू करेंगे, लेकिन बीटेक एक ऐसी चीज़ होती है कि उसके बीच में कुछ नहीं होता। वो शुरू होता है और ख़त्म होता है। तो मेरा भी बीटेक कब शुरू हुआ, कब ख़त्म हुआ जान नहीं पाया, उसमें मैं खूब घूमा टहला और जितनी ट्रिप-व्रिप करनी थी वो सब कर डाली, गोवा की नहीं कर पाया क्योंकि वो बार-बार कैंसल हो जाती थी। बीटेक जैसे ही कंप्लीट हुआ, अब अगले दिन से सोच लिया था अब डायरेक्ट इसी साल आईएएस निकाल देना है। मैं पहुँच गया दृष्टि में कोचिंग करने, वहाँ पर फाउंडेशन बैच होता है लगभग 18 महीने 19 महीने का। तो 17 में जॉइन किया कोचिंग, हिंदी लिटरेचर मेरा ऑप्शनल था, पढ़ने में ठीक-ठाक था, हिंदी मेरी काफ़ी अच्छी थी क्योंकि मेरी स्कूलिंग पूरी हिंदी मीडियम से हुई भी थी। तो मैं जब तैयारी कर रहा था उसी साल 2018 में एक फॉर्म आया एसएससी सीजीएल का। मेरी मैथ्स काफ़ी अच्छी थी और उस टाइम ये कहा जाता था अगर तुम्हारी मैथ्स अच्छी है, थोड़ी बहुत इंग्लिश सही कर लोगे तो एसएससी में सिलेक्शन हो जाएगा। मेरी कोचिंग चल रही थी यूपीएससी वाली। मैं कहा यार जब तक ये कंप्लीट होगी, अगर मैंने वो पेपर पूरा निकाल लिया, तो मेरा काम तो एकदम बढ़िया चल जाएगा। एक नौकरी एसएससी सीजीएल वाली, एक यूपीएससी की तैयारी, उधर मेंस-वेंस दिया जाएगा, इंटरव्यू टेंशन रहेगी नहीं, एक बैकअप हो जाएगा सरकारी नौकरी का। तो मैंने फॉर्म भर दिया, एक तो ₹100 का फॉर्म होता था, तो फॉर्म भरने का एक सबसे बड़ा रीज़न ये भी था कि ₹100 का है, भर ही देते हैं। तो वो फॉर्म भरा, उसका जो प्री हुआ था वो हुआ था 2019 के जून में, मेंस हुआ था दिसंबर या सितंबर के वही 2019 में ही, और जो उसका टियर 3 हुआ था वो दिसंबर में हुआ था। इन सब के बीच अगले साल कोविड आ गया। अब कोविड वाला पूरा साल चला गया, 2020 वाला हम लोग घर भाग गए, कोचिंग-वोचिंग भी ऑनलाइन और ये सारी चीज़ें हो गई थी और हम लोग घर पहुँच गए थे। जब टियर 3 तीनों हो चुके थे तो माइंडसेट ये हो चुका था कि यार इतना नंबर आया था कि पहली बार में लग रहा था कि मैं ही हूँ जो बनूँगा एक्साइज़ इंस्पेक्टर, बाकी कोई है वै नहीं। इतना उस टाइम एटीट्यूड भी होता है और अपने ऊपर भरोसा होता है जब शुरुआती दौर में आप तैयारी के आते हैं। तो मैं जब वहाँ पर पेपर-वेपर सब दे दिया, तो मेरा जो लास्ट ईयर कट ऑफ थी उससे काफ़ी ज़्यादा नंबर आ रहा था। 20-22 नंबर के ऊपर ज़्यादा आ रहा था उससे, तो मैं कहा यार ये तो सही है, अब तो अपनी नौकरी पक्की है। मैंने तैयारी यूपीएससी वाली थोड़ी-सी ड्रॉप कर दी। थोड़ी-सी ड्रॉप करने का सबसे बड़ा रीज़न ये था कि मुझे एक नौकरी दिख गई थी और मुझे लाइफ़ में स्टेबिलिटी दिखने लगी थी कि अरे यार ये नौकरी है, ये तो मैं कर ही लूँगा। अब यूपीएससी अब आराम से किया जाएगा क्योंकि अब टेंशन नहीं है कोई नौकरी की। वहाँ पर वो सारी चीज़ें, कोविड वाला दौर, रिज़ल्ट डिले, फाइनल रिज़ल्ट आया 2021 के मार्च में। 21 के मार्च में जब रिज़ल्ट आया था तो मेरा 528.2 नंबर था और 528.5 कट ऑफ गई थी। वो मेरी लाइफ़ का मतलब मेरे पूरे करियर का सबसे बड़ा मतलब ड्रास्टिक चेंज था वो। क्योंकि बहुत उम्मीद थी, सबसे बतिया भी दिया था पूरे रिश्तेदार नातेदार से कि बन रहा हूँ ये, कोई पूछता अरे तुम क्या बनने वाले हो? तो अरे इनकम टैक्स में जाने वाले हैं, एक्साइज़ में जाने वाले हैं, जीएसटी बनेंगे। और जब कुछ नहीं बने तो वो एकदम धरातल पे क्या वो 2 ही फुट और अंदर ही चला गया था। तो रिज़ल्ट जब आया तो मेरे घर पे फैमिली मतलब बहुत सपोर्टिव है। उनका कभी ये नहीं रहा कि साहब तुम ये करो, ये ना करो, वो कभी कुछ नहीं बोले। रिज़ल्ट आया, मैं जब रोने-वोने लगा तो वो लोग मुझे बहुत समझाए कि अरे यार पहला है, कौन पहली बार में यहाँ तक पहुँचता है। तो वो चीज़ थी, लेकिन इतने ज़्यादा लोगों से मेरी बातें, मेरे दोस्त यार और जो आस-पास वाले जो रिश्तेदार, वो लोग तो बार-बार यही क्वेश्चन कर रहे, "अरे तुम तो कह रहे थे हो जाएगा, हुआ नहीं।" वो जो टाइम होता है ना उसमें मतलब सेल्फ जो होता है ना आपका वो ख़त्म हो जाता है। आपको सेल्फ डाउट होता है कि यार मुझ ही में कुछ कमी है। तो वो चीज़ मेरे साथ हुई थी। अच्छा, रीज़न भी था, मैंने पूरा 3 साल लगाया था उसमें। मैं 18 के फॉर्म से 21 तक आया था। वो 3 साल मेरी लाइफ़ का मतलब सबसे स्ट्रगलिंग वाला और सबसे ख़राब फ़ेज़ भी कहा जा सकता है क्योंकि मैं फिर वहीं का वहीं आ गया था जहाँ से मैंने शुरू किया था। वहाँ से मेरे पास कुछ ऑप्शन मतलब कुछ नहीं दिख रहा था। अब लग रहा था कि यार अब तैयारी शुरू करेंगे, फिर 1 डेढ़ साल लगेगा, 5 साल हो जाएगा। लगता है क्योंकि वो टाइम जो स्ट्रगल वाला होता है ना, वो बीतता नहीं है, वो एकदम लगता है ठहर गया है। अच्छा, उससे पहले का क्या था, जब मैं अपने कॉलेज के टाइम पे था, तो मेरे काफ़ी सारे दोस्त थे, तो वो लोग मुझसे कहते थे कि साहब तुम ज़िंदगी में ना एक बार स्टैंड अप ट्राई ज़रूर कर लेना। तो मैंने जब मेरा टियर 3 और ये सारी चीज़ें हो गई थी, तो मैंने कहा यार जब इतना कह ही दिए हैं दोस्त और
ओपन माइक होते थे दिल्ली में, तो मैं गया एक ओपन माइक में, 400-500 रुपये एंट्री फीस होती थी, पैसा दो तब तुमको बोलने का 5-10 मिनट मिलता था। वहाँ पर मैं गया, एक कंटेंट लिखा यूपीएससी पर ही और उसको परफ़ॉर्म किया, उसको 2-3 महीने में वही 700-800 लोग देखे थे, तो भी वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मैं रोज़ व्यूज़ चेक करने जाता था, ये आज कितना हुआ, तो 2 व्यूज़ 3 व्यूज़ बढ़ा रहता था, तब भी मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाता था। वो स्टैंड अप की एक क्लिप जो थी, वो रिज़ल्ट आने के बाद एक चैनल ने इंस्टाग्राम पर अपने शेयर की और वो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। उसमें ये था कि उसपे मिलियन व्यूज़ गए थे, तो उस चैनल से किसी ने मुझे टैग किया था उस चैनल पे कि आपकी कोई वीडियो है, मेरा कोई दोस्त था। तो उस चैनल ने मुझसे कॉन्टैक्ट किया, उसने मुझसे पूछा कि मतलब आप प्रॉपर ये करते हैं या कैसे क्या है? तो मैंने कहा नहीं यार, ये तो मैं कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ये सब करूँगा, बस ये फर्स्ट एंड लास्ट स्टैंड अप था, बस करके देखना था और मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था। तो उसने कहा कि लॉकडाउन चल ही रहा है, घर पे होगे, फालतू ही होगे, रील्स बना के देख लो कुछ दिन। तो मैं कहा ठीक है यार, मैं भी अपने एकदम उसमें था, फ्रस्ट्रेशन वाले ज़ोन में था, मैं कहा कुछ चलिए क्रिएटिव ही किया जाए। तो मैंने उस टाइम अपने घर के छत पे जाता था और छत पे जाने के हमारे घर के आस-पास जितने भी घर हैं वो समान ऊँचाई के हैं। तो हर कोई एक-दूसरे के छत से देख सकता है कि कहाँ क्या हो रहा है। तो मैं जब छत पे जाता था, मैं ऐसे टाइम पे जाता जब एकदम धूप होती थी, कोई अपने छत पे नहीं होता था। क्योंकि मेरे सामने ये चीज़ ऐसे मोबाइल करके बोलना, ये अभी वो हैबिचुअल हुआ नहीं था। मुझे कोई देख लेता था तो मैं तो शर्मा के भाग जाता था नीचे। तो मैंने जब पहली वीडियो शूट की तो उसपे अच्छा रिस्पॉन्स आया, दूसरी वीडियो थोड़ा-थोड़ा मतलब 4000 5000 व्यूज़ आने लगे। उसके बाद वो चीज़ चलने लगी, मैंने ये सोचा था कि अगर मैं 1 आध हफ्ते करूँगा और वो चीज़ चली, चली नहीं तो बंद कर दिया जाएगा, कौन-सा अपना उसमें पैसा लग रहा है। कोई पैसा, कोई इन्वेस्टमेंट कुछ था नहीं, करके देखना था, करके देख लिया। अच्छा, मेरे साथ ये चीज़ हमेशा थी कि मुझे जो चीज़ सही लगी कि ये करना चाहिए, मैंने वो कर डाला। मैंने कभी उसके कॉन्सिक्वेंसेज़ की क्या परिणाम आएँगे, क्या रिज़ल्ट रहेगा, मैं गिर ना जाऊँ, ये हो जाए, ये सब नहीं। करके देख लो भाई, जो होगा देखा जाएगा। तो मैंने वो करके देखा। 1 डेढ़ महीने बाद मेरी एक रील थी, वो लगभग सब लोगों ने देखी है। ये तो मतलब मैंने बहुत यूनिवर्सल वाली बात कह दी, यूनिवर्सल ट्रुथ वाली बात कह दी, लेकिन वो रील्स थी सिलेक्शन से पहले, सिलेक्शन के बाद। उसमें मैंने उस रील पे मैंने अपना कंटेंट एक पूरा मतलब हम अपनी लाइफ़ ही मतलब बोल दी थी उस 1 मिनट में। उसमें बेसिकली ये था कि यार सिलेक्शन से पहले, सिलेक्शन के बाद हम वही रहते हैं, बस समाज की सोच बदल जाती है कि अगर लड़का मोटा है और उसका सिलेक्शन हो गया तो कहेंगे देखो कितना पढ़ता रहता था और एकदम टेंशन में मोटा होता जा रहा है, खाने-पीने का कोई फ़िक्र नहीं थी, कुछ भी खा लेता था। और जब वही सिलेक्शन नहीं होता तब कहने लगते हैं कि देखो साला खा रहा है खाली बाप का पैसा, भैंसा हो गया है। तो इस तरह का कंट्रास्ट था कि बाल बड़े हैं तब भी कहते हैं, सिलेक्शन हो जाता है कुछ और कहते हैं, सिलेक्शन नहीं होता तब कुछ और कहते हैं। उस रील पे मिलियन व्यूज़ गए थे। उस एक रील से मेरे लगभग 50,000 इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स बढ़ गए थे। उसी के बाद मैंने यूट्यूब चैनल अपना शुरू किया। मेरे कुछ दोस्त थे, उन लोगों ने कहा कि यार साहब तुम यूट्यूब चैनल, क्योंकि पैसा आएगा तुम्हारे यूट्यूब चैनल से। अच्छा, उस टाइम तक पैसे का ऐसा कोई मेरे पास वो नहीं था कि मेरे घर वाले पैसा भेजते थे। मेरे घर वाले अपना 10-12 हज़ार, दिल्ली में मैं रहता था मुखर्जी नगर के पास, वज़ीराबाद पड़ता है। वज़ीराबाद रहने का सबसे बड़ा रीज़न ये था कि वो सस्ता है। वज़ीराबाद में अगर 7,000 का रूम मिल रहा है तो मुखर्जी नगर में 15-16 हज़ार का रूम है। तो वहाँ पर रहता था, घर से महीने का पैसा आता था। पैसे की ऐसी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं थी कि मुझे अय्याशी करनी है या मुझे गाड़ी लेनी है या मोबाइल महँगा लेना है, कुछ भी ऐसा कोई शौक नहीं था उस टाइम तक। और मेरे दोस्त जो थे, जो बीटेक के टाइम के थे, जो घर के आस-पास के थे, वो लोग जॉब करने लगे थे, आईटी सेक्टर में चले गए थे, वो अच्छा पैसा कमा रहे थे उस टाइम पे। तो मेरे साथ क्या था ना कि एक कहते नहीं है कि मैं अपनी आँखें बंद भी कर लूँ मगर इस ज़मीर का क्या करूँ? तो मेरा ज़मीर ना वो ज़िंदा रहता था हमेशा। मेरे साथ क्या था, जब मेरे दोस्त कहीं हम लोग पार्टी करने जाते तो वो लोग जब पे करते थे, तो वो चीज़ मुझे दिखती थी कि यार वो लोग मुझसे नहीं कहते पे करने को। तो वो मेरे लिए काफ़ी मतलब इमोशनल चीज़ होती थी कि यार देखो, हम लोग सब बराबर पे थे, आज 4 साल में हम लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए कि मैं एक बिल भी नहीं पे कर पाता। और ऐसा नहीं था कि मैं वो पे नहीं कर सकता, बट बाप के पैसे से हर चीज़ करना हमेशा अच्छा नहीं लगता। तो पैसे को लेकर उस टाइम ये लगा कि अगर पैसा मेरे पास कहीं से एक सोर्स हो जाएगा तो मेरी तैयारी फिर से बहुत सही चलने लगेगी। तो मैंने जब यूट्यूब चैनल अपना खोला, मैंने उस पे एक स्टैंड अप डाला। वो स्टैंड अप मतलब 1 हफ्ते में मेरा चैनल मोनेटाइज़ करा दिया था। मेरे पहले स्टैंड अप से लगभग साढ़े 8-8 हज़ार रुपया, $100 किसी तरह हुआ था। वो जब पैसा आया था, मैंने उसमें से ₹600 का एक माइक खरीदा था बोया का, क्योंकि मेरी वॉइस क्वालिटी बहुत ख़राब थी। मैं कोई माइक यूज़ नहीं करता था। वही अभी तक मेरे पूरे इस जर्नी का वही ₹600 इन्वेस्टमेंट है। जितना भी पैसा मैंने उसी ₹600 से कमाया, क्योंकि मैंने उसके बाद कुछ भी उससे पहले ना इन्वेस्ट किया था, ना उसके बाद इन्वेस्ट किया था। वहाँ से फिर
करते, करते, करते थोड़ा-थोड़ा रील्स और शॉर्ट्स और इस तरह का बीच में मैं गाली-वाली वाला कंटेंट बनाने लगा, क्योंकि उस पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता था और मुझे लगा अबे यार ये मिलियन-मिलियन व्यूज़ अगर इस पे जा रहे हैं, तो ये ज़्यादा करना आसान है। बट कुछ दिन बाद मुझको ये एहसास हुआ कि मैं एक अपनी जो पर्टिकुलर ऑडियंस थी, जो फैमिली देखती थी, जो बच्चे देखते थे, वो हट गया। मेरे पास एक क्रिंज ऑडियंस आ गई। वो अरे भैया आप तो राजा हैं, किंग हैं उत्तर प्रदेश के और ये सारी चीज़ें चलने लगी। तो वो शॉर्ट टर्म के लिए सही लगा, बट जब मैंने एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखा, तो वो मुझे सही नहीं लगा। तो मैंने वहाँ से वो चीज़ एकदम चेंज की। मैंने रिसर्च किया, मैं पूरा 1 डेढ़ महीने इसी पे काम किया। मैंने अपना जॉनर क्रिएट किया एजुकेशनल कॉमेडी का। मैं कहा भाई मैं अब बनाऊँगा कंटेंट खाली यही एजुकेशन वाली चीज़ों पे, जितना भी एग्ज़ाम होता है गवर्नमेंट जॉब का, जितना भी बीटेक से रिलेटेड, इंजीनियरिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं, या स्टूडेंट लाइफ में क्या फेस होता करते हैं लड़के, या अब मिडिल क्लास फैमिली में क्या चीज़ें होती हैं, क्योंकि वही चीज़ें में मैं पला बड़ा था। उसी तरह के मेरे दोस्त थे, उसी तरह का मेरा पूरा सिनेरियो जो मेरे आस-पास कॉलेज में बना वो भी था। तो इन्हीं सब से रिलेटेड मैंने कंटेंट बनाना शुरू किया। कंटेंट बनाने में ये था कि शुरुआत में मैंने कभी नहीं ये सोचा था कि मैं इस चीज़ को करियर बनाऊँगा, क्योंकि नहीं कर सकता, मैं नहीं सोच सकता था। मेरे घर वाले, मेरे मोहल्ले वालों को लगता है, अभी भी उनको लगता है कि अरे यार ये मास्टर साहब का लड़का क्या करने लगा है, ये तो बिगड़ गया, बर्बाद हो गया है। बट घर वालों को ये था कि यार जो तुम कर रहे हो अगर तुम खुश हो तो ठीक है। तो वहाँ पर ये था कि यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, तो मैं तैयारी से लगभग हट चुका था यूपीएससी की। मैं एसएससी देने लगा था, एसएससी एक आध बार और दिया, उसमें भी 1 डेढ़ नंबर से रह गया। अच्छा ये 1 डेढ़ नंबर वाला जब पहले कोई मुझसे कहता था ना 7-8 साल पहले कि अरे मेरा 1 नंबर से रह गया, तो मैं खूब अबे ऐसे झूठ बोलना सबसे आसान है कि कुछ ना हो तो बोल दो 1 नंबर से नहीं होता। क्योंकि उससे थोड़ा इमोशनल सिम्पैथी मिल जाती है ना कि अरे अरे 1 नंबर से नहीं हुआ। जब मेरे साथ यही हुआ, जब मैं बताया सेम रिस्पॉन्स सामने से फिर वही आया कि अबे 1 नंबर से ऐसे किसका नहीं होता, इसका हुआ ही नहीं होगा, पढ़ने में एकदम बेकार हो गया ये वो। वहाँ पर यूपीएससी के तैयारी लगभग छूट चुकी थी। उसी टाइम जो आईआरएस की अकेडमी यूपीएससी के थ्रू होते हैं, एनएडीटी, नागपुर में है, वहाँ से मुझे इन्विटेशन आया परफॉर्म करने के लिए स्टैंड अप। मैं जब वहाँ स्टैंड अप परफॉर्म करने गया, वहाँ मेरी लाइफ का बहुत मतलब यूट्यूब के करियर का काफ़ी टर्निंग पॉइंट था। क्योंकि उस एक जगह से मुझे ऑथेंटिसिटी मिली कि यार साहब वो है जो वहाँ गया था अकेडमी में परफॉर्म करने। क्योंकि वहाँ पर जितने थे सब यूपीएससी सिलेक्टेड थे। इकलौता मैं ही था जो यूपीएससी प्री भी नहीं निकाला था। क्योंकि मैंने एक ही बार प्री दिया था और वो मैं निकाला नहीं था, निकाल नहीं पाया था। तो वहाँ पर कुछ चीज़ें मुझे बहुत अच्छी सीखने को मिली। पहली चीज़ ये सीखने को मिली, पहले हम लोग के साथ क्या था, मुझसे कोई पूछता था तुम कहाँ के हो? मैं लखनऊ बताता। क्योंकि थोड़ा भौकाल बनाना होता है, क्या मैं टांडा बताऊँगा, क्या मैं अम्बेडकर नगर, कोई जान भी नहीं रहा था उतना। वहाँ पर मैं गया तो मुझसे पूछा गया, ये एक आईआरएस थे, उनका आईएएस में भी सिलेक्शन हुआ था उसी साल, जिस साल मैं गया था परफॉर्म करने। तो उन्होंने मुझसे कहा कि कहाँ के हो? तो मैंने कहा कि लखनऊ का। तो पूछे लखनऊ में कहाँ के हो? तो मैं कहा लखनऊ से थोड़ा पास फैज़ाबाद पड़ता है, वहाँ का हूँ। कह रहे हैं फैज़ाबाद में कहाँ से हो? मैं कहा फैज़ाबाद के थोड़ा पास में अम्बेडकर नगर है, वहाँ से हूँ। फिर उन्होंने कहा अम्बेडकर नगर में कहाँ से हो? मैं कहा अम्बेडकर नगर में टांडा पड़ता है, वहाँ से हूँ। पूछने लगे टांडा में कहाँ से हो? तो मैंने बताया कि टांडा, मुसहर और अलीगंज के आस-पास का एरिया वहीं का हूँ। कह रहे हैं यार तुम डायरेक्ट वो चीज़ क्यों नहीं बोले? मैं कहा आपको पता है? कह रहे हैं हाँ, मेरी ससुराल है वहीं आस-पास, तो मुझे वो सब एरियाज़ पता हैं। तो मैं कहा भाई इतना कोई जानता नहीं है तो मैं बताता भी नहीं हूँ कि क्या ही बताऊँगा जब नहीं जानता सामने वाला। तो उन्होंने कहा कि यार जब तुम नहीं बताओगे, तो कोई अलग से पैदा थोड़े होगा वो बताने वाला। जब तुम यहाँ तक आकर उस चीज़ को रिप्रेज़ेंट नहीं कर पा रहे हो, तो कोई कैसे करेगा? तो उस दिन से मैंने, जब भी मैं किसी से कुछ भी मुझसे कोई एड्रेस पूछता है, मैं हमेशा टांडा अम्बेडकर नगर बताता हूँ। ये पहली चीज़ सीखी थी कि भाई अपना जो लोकेलिटी है उसको कभी नहीं छोड़ना है। दूसरी चीज़ वहाँ से सीखी थी कि भाई जो तुम कर रहे हो, वहाँ से मुझको ना एक पहचान मिली। उन लोगों ने बताया कि यार साहब हम तुम्हारी वीडियोज़ अकेडमी में बहुत पहले से देख रहे हैं। वो चीज़ मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि जिस चीज़ की मैं तैयारी कर रहा था, जो मैं बन नहीं पाया और जो वो बन गए वो मुझे देखना चाह रहे हैं।